स्टॉक्स इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलेंगे तो आपको 13 to 15% का एनुअल CAGR रिटर्न मिल जाएगा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे कि ये ELSS म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं। ये वाला जो ELSS म्यूचुअल फंड का कैटेगरी है ये मार्केट में आया ही क्यों है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये ELSS म्यूचुअल फंड होता क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं एंड क्या आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले ELSS म्यूचुअल फंड का जो फुल फॉर्म है वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। तो ये है ELSS म्यूचुअल फंड का फुल फॉर्म, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये मार्केट में एग्जिस्ट करता क्यों है। हम सबको पता है कि हम सब लोग अर्निंग्स करते हैं, ऑब्वियसली करते होंगे। तो ये अर्निंग्स के ऊपर हम सबको पता है हमें गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो जैसे हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स का स्लैब आ जाता है कि आपका इनकम रेंज के हिसाब से आप कितना टैक्स देंगे ये डिफाइन होता है, जिसमें सबसे पहला आता है 0 to 2.5 लैक्स। अगर आपका ईयरली इनकम इसके अंदर है तो आपके लिए तो कोई भी टैक्स नहीं है, आप टैक्स फ्री रह सकते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन इसके ऊपर से शुरू हो जाता है टैक्स। मान लेते हैं आपका टैक्स 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का है ईयरली इनकम, तो आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ये 0 से 2.5 लाख के अंदर इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपको टैक्स देना है 2.5 लाख से 5 लाख का जो अमाउंट है, यानी कि जो एक्स्ट्रा 2.5 लाख है इसमें आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना है। तो 5% के हिसाब से ये टैक्स बन जाता है 12,500 के आसपास। तो अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 12,500 रुपये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहता है कि अगर आपका इनकम इतना है एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सेविंग्स एंड टैक्स सेविंग्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है सेक्शन 80C के तहत। तो ये 80C के तहत आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा, सेक्शन 80C के तहत आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपको आपके इनकम के जितने के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा उसमें 1.5 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? यहाँ पे आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख, मान लेते हैं आपका इनकम है 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे पहले 2.5 लाख पे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो बचा कितना? 2.5 लाख। अब इस 2.5 लाख पे आपको कितना टैक्स देना था? यहाँ पे 12,500। लेकिन इसमें से आपने 1.5 लाख क्या किया, एक ELSS फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ELSS फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे 2.5 लाख से अगर हम और 1.5 लाख रिडक्ट कर ले तो यहाँ पे बनता है 50,000। तो इस 50,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 नहीं, बनता है 1 लाख। तो अगर आप 2.5 लाख में से 1.5 लाख रिडक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 1 लाख, एंड इस 1 लाख पे आपको 5% के हिसाब से 5,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे 12,500 के जगह आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 का टैक्स पे करना है, यानी कि आप सीधा 7,500 रुपये यहाँ पे बचा रहे। तो अब सवाल ये है कि ELSS म्यूचुअल फंड ही क्यों? मार्केट में तो टैक्स सेविंग करने के जो सेक्शन 80C के अंडर आता है, जिसके अंडर रह के आप और भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं, तो
यहाँ पे आपको ELSS में ही क्यों इन्वेस्ट करना है। जैसे अगर हम देखेंगे मार्केट में जो सेक्शन 80C के अंडर आता है, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख तक का। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख बचा तो आपने 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट ELSS में कर दिया। आप कर सकते हो, नो डाउट आप कर सकते हैं, लेकिन 2.5 लाख में से आपको टैक्स बेनिफिट सिर्फ 1.5 लाख पे ही होगा। नेक्स्ट बाकी का जो 1 लाख है उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मतलब आपको टैक्स सिर्फ और सिर्फ इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको समझ में। आपको टैक्स सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख ही कम ऊपर ही कम पे करना पड़ेगा सेक्शन 80C के अंदर, चाहे आप कितना भी इन्वेस्ट कर लें। ओके, ठीक वैसे जैसे आपको यहाँ पे आप 5 लाख के ऊपर 5 करोड़ कमाए, 50 करोड़ कमाए या 500 करोड़ कमाए, आपको पहले 2.5 लाख पे ही कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बाकी के अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो अब सवाल आता है कि हमें ELSS म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट क्यों करना है। मार्केट में तो और भी ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास PPF है, उसके बाद हमारे पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो आपको 7 से 8% का रिटर्न देता है, तो ये है। उसके बाद हमारे पास FD है, जिसे मैं इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करता हूँ, फिर भी है तो बता देना चाहिए ना। उसके बाद आपके पास नेशनल पेंशन स्कीम है। इन सब के रहते हुए हम ELSS में क्यों इन्वेस्ट करें। अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ELSS मैंने आपको क्या नाम बताया, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, यानी कि इसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो रिटर्न तो बढ़िया होगा ही। इसीलिए रिटर्न के लिए जहाँ पे PPF का रिटर्न अगर हम देखेंगे तो वो 7 से 8% का आता है। उसके बाद FD का तो छोड़ ही दीजिए, वो 5% के आसपास आता है। नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसका भी शायद 7 से 8% के आसपास आता है। लेकिन क्योंकि इसमें स्टॉक्स इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलेंगे तो आपको 13 to 15% का एनुअल CAGR रिटर्न मिल जाएगा। और 1% का रिटर्न कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा। इसीलिए लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में टैक्स सेविंग के लिए ELSS म्यूचुअल फंड को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि आप कैसे 7,500 रुपये बचा सकते हैं एक ELSS फंड में इन्वेस्ट करके। अपना इन्वेस्टमेंट भी होगा और यहाँ पे आपका टैक्स सेविंग भी होगा। इसीलिए लोग ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और एक बात, अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक लॉक इन पीरियड होता है। वो लॉक इन पीरियड क्या होता है, वो लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स का, यानी कि 3 साल के पहले आप वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जो पैसा आप ELSS म्यूचुअल फंड में डालने वाले हैं उसका ज़रूरत आपको अगले 3 साल तक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मान लेते हैं आप 3.5 लाख या 4 लाख रुपए कमाते हो साल का, उसमें से आप 1.5 लाख ELSS में घुसा के बैठे हो, तो इससे होगा क्या, आपका कोई इमरजेंसी आएगा, पहले 2.5 लाख पे तो आपको टैक्स नहीं देना, तो इमरजेंसी आएगा तो लॉक इन पीरियड है, आप निकालोगे कैसे पैसा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सोच समझ के डाइवर्सिफाई करके अपना पोर्टफोलियो बनाए। और अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना नहीं आता तो ये लेफ़्ट वाला वीडियो देखिए, नहीं तो ये राइट वाला वीडियो देखिए। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।